वेलकम बैक। हमने अभी तक चैप्टर नंबर 13 कवर कर लिया है प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड। उसमें मैंने आपको कल करवाया था नाइट के प्रीमियर में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, तो उससे रिलेटेड है चैप्टर नंबर 14 डैट इज़ द रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो इसका हम मॉक टेस्ट रखेंगे कल, तो इसलिए ये चैप्टर आज आपको करवा रहा हूँ मैं। तो एनसीईआरटी में क्या इससे इम्पोर्टेंट है, काइंडली ध्यान से देखिएगा, पूरा एंड तक समझिएगा। जैसे आपने कल पार्टिसिपेट किया था, मैं उससे भी ज़्यादा उम्मीद करता हूँ आप पूरे डेडिकेटेड वे में देखोगे। एक एक सिंगल लाइन इसकी आप नोट कर लीजिए, साथ में कॉपी हाथ में रख के वीडियो देखिए। कोई भी लाइन आपको जो मैं मेन जिस पे फोकस करता हूँ उसको आप प्लीज़ लिख लीजिए, यही आपके लिए बेटर सजेशन रहेगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर कैरिंग देयर लाइफ एक्टिविटी। ये तो क्लियर है। बी इट अब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, इवन ब्रीथिंग, ये सभी जो एक्टिविटीज़ है इसके लिए एनर्जी चाहिए। वेयर डज ऑल दिस एनर्जी कम फ्रॉम, कहाँ से ये एनर्जी आती है। वी नो वी ईट फूड फॉर एनर्जी। हो इज़ दिस एनर्जी टेकन फ्रॉम फूड, हम खाना खाते हैं एनर्जी मिलती है, पर ये एनर्जी हमें फूड से कैसे मिलती है। हो इज़ दिस एनर्जी यूटिलाइज, कैसे यूटिलाइज होती है। डू ऑल द फूड गिव अस सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या सभी खाना जो हम खाते हैं सेम एनर्जी देता है। डू प्लांट ईट्स, क्या पौधे खाते हैं। डू प्लांट्स गेट द एनर्जी फ्रॉम, क्या प्लांट एनर्जी लेते हैं। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर रोल रिक्वायरमेंट, डू दे ईट फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या खाते हैं, क्या उनको एनर्जी मिलती है, क्या उनका रोल है। ये तो सारी कन्फ्यूजन्स हैं इस चैप्टर में आपकी दूर हो जाएंगी। You may wonder at the several questions raised above. They may seem to be very disconnected. Disconnected लगते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, but in reality the process of breathing is much connected the process of the release of energy from the food. एनर्जी जो मेन ऊपर जो क्वेश्चन पूछे हैं उनसे एनर्जी का ही फंडा पूछा है, उनमें मेन एक क्लू है डैट इज़ द रेस्पिरेशन, जो सभी को कनेक्ट करती है, वो ही एनर्जी देती है फूड से। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस हैज़ हैपन, तो ये कैसे होता है। सो ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस, जो ज़िंदगी की क्रियाएं चलती हैं जीवन में लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसके लिए एनर्जी चाहिए। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सम मैक्रोमोलिक्यूल वी ईट फूड। ओनली द ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये भी हमने कर लिया था, क्योंकि उनके पास क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करने की मशीनरी होती है। वो लाइट एनर्जी ट्रैप करते हैं, फिर उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। डैट इज स्टोर्ड बॉन्ड ऑफ द हाइड्रोजन, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेंगे एनर्जी, जो लाइट से कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे फोटोसिंथेसिस है, ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च। वी मस्ट रिमेंबर डैट द ग्रीन प्लांट टू नॉट ऑल सेल टिश्यू organ photosynthesize only cell containing chloroplast that are the most located in the superficial layer carry out photosynthesis। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि प्लांट चाहे फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट सारे प्लांट के सेल फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, वही करते हैं जो सुपरफिशियल रेंज है, अपर जो जैसे लीफ हैं, जो एक्सपोज पार्ट हैं, उनमें ही क्लोरोफिल होगा। हैंस इवन इन ग्रीन प्लांट ऑल अदर ऑर्गन्स टिश्यू एंड सेल नॉन ग्रीन नीड फूड फॉर ऑक्सीडेशन, तो बाकी जो सेल हैं, टिश्यू है, उनको फूड चाहिए। हैंस द फूड हैज़ टू बी ट्रांसलोकेटेड टू ऑल नॉन ग्रीन प्लांट, तो जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट के पार्ट हैं उनको फूड चाहिए, ट्रांसलोकेशन चाहिए। जो एनिमल्स हैं हेट्रोट्रॉपिक हैं, वो अपना फूड दूसरे एनिमल्स लेते हैं। तो डायरेक्टली हर्बीवोर्स हैं जो अपना खाना डायरेक्ट लेते हैं प्लांट से, हर्बीवोरस है प्लांट को खाते हैं। इनडायरेक्टली जो हर्बीवोरस को खाते हैं वो कार्निवोरस हैं, एनिमल को खाने वाले। सैप्रोफाइट लाइक फंजाई डिपेंड ऑन द डेड कहीं को खाने वाले माइक्रोब्स है फंजाई। इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज डैट द अल्टीमेटली आर द फूड डैट इज रेस्पायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेसेस कम फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस, सारा फूड फोटोसिंथेसिस से ही आता है। दिस चैप्टर डील विद द सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल में रेस्पिरेशन क्या है वो ही हम डील करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल, सेल के अंदर फूड कैसे टूटता है, कैसे एटीपी निकलती है। फोटोसिंथेसिस जो है टेक प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट, वेयर एज द ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ये आपने याद करना है। डैट इज़ द सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है वो किसके अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के, ये आप नोट कर लीजिए। ब्रेकिंग ऑफ द कार्बन बॉन्ड जो होते हैं कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के, ऑक्सीडेशन होती है सेल के अंदर, फिर उससे काफ़ी कंसिडरेबल एनर्जी निकलती है, उसको कहते हैं रेस्पिरेशन।
दिस कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द प्रोसेस दैट इज़ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जो टूटते हैं रेस्पिरेशन में उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। यूजली कार्बोहाइड्रेट आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी, बट प्रोटीन, फैट, इवन ऑर्गेनिक एसिड कैन बी यूज एट रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इन सम प्लांट। ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, बाकी जो प्रोडक्ट मैंने बोले हैं ये कोई सर्टेन टाइप के प्लांट ही यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन सेल all the energy contained in the respiratory substrate is not released free into cell single step। एक स्टेप में ही सारी एनर्जी नहीं निकल जाती, it release in the serial by processes। hence it is important to understand the energy released by oxidation, that is respiration is not, rather cannot be directly but use as synthesized ATP। ATP synthesize होता है which is broken down whenever energy needed to the cell। जब रिक्वायर्ड होती तभी एनर्जी मिलती है। तो चलिए देखते हैं, डू प्लांट ब्रीथ, क्या प्लांट सांस लेते हैं? वेल द आंसर द क्वेश्चन इज़ नॉट करेक्ट, सो इतना डायरेक्ट आंसर नहीं है। जस्ट प्लांट नीड ऑक्सीजन, रेस्पायर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी देते हैं। हैंस प्लांट सिस्टम इन प्लेस इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। प्लांट अनलाइक एनिमल हैव नो स्पेशल ऑर्गन, कोई नहीं होते इसके लिए, लंग्स नहीं होते। दे हैव स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स फॉर दिस प्रोसेस। देर आर द सेवरल रीजन प्लांट कैन गेट अलॉन्ग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। फर्स्ट ईच प्लांट जो पार्ट है टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड, हर एक के अंदर स्टोमेटा वगैरह स्ट्रक्चर है। देर इज़ वेरी लिटल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर। सेकेंड, द प्लांट जो होते हैं डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड ऑफ गैस एक्सचेंज, इतनी गैस की एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं होती इनको। रूट, स्टेम एंड द लीफ रेस्पायर एट द रेट फॉर लोअर देन एनिमल्स। ओनली ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस आर लार्ज अमाउंट volume of gases exchange। each leaf is well adapted to take its own need during this period। when the cell photosynthesis करते हैं, availability of oxygen is not a problem in the cell since the oxygen is released within the cell। तो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती फोटोसिंथेसिस की, क्योंकि वो सेल के अंदर बनती है, रिलीज़ होती है। so distance that a gas must diffuse in large bulkily plant do not grade, इनको ज़रूरत नहीं होती। ईच जो लिविंग सेल है प्लांट का इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सरफेस ऑफ प्लांट। दिस इज़ ट्रू फॉर द लीफ। यू मे आस्क व्हाट अबाउट द थिक वुडी स्टेम रूट। अगर बात करें द स्टेम, द लिविंग सेल आर ऑर्गेनाइज इन द थिन लेयर इनसाइड द बीनीथ द वार्क। दे आल्सो हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग लेंटिसल्स होते हैं। द सेल इन द इंटीरियर आर डेड एंड प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट, ये भी आपको पता है। सो द मोस्ट सेल जो प्लांट के होते हैं हैव एट लीस्ट ए पार्ट देयर सरफेस इन कंटैक्ट विद एयर, ज़्यादा एयर के साथ कनेक्टेड होता है। दिस इज़ आल्सो फैसिलिटेटेड बाय लूज पैकिंग ऑफ पेरेन्काइमा लीफ में, स्टेम एंड रूट विच प्रोवाइड द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ एयर स्पेस। द कंप्लीट जो कम्बस्शन ग्लूकोज की होती है, तो इसमें आता है ग्लूकोज 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर एंड एनर्जी निकलेगी। So if the energy is to be useful to the cell, it should be able to utilize, synthesize other molecule for the cell। सेल को कंपाउंड बनाने में भी हेल्प करती है, यूटिलाइज होती है। The strategy that the plant use the catabolize the glucose molecule in a such a way that not all the liberated energy goes out as heat। The key to oxidize glucose is not one step but several many step, काफ़ी स्टेप होते हैं। सो हो इज़ डन एसेंशियल द स्टोरी ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन द ऑक्सीजन इज यूटिलाइज, ये भी क्लियर है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है। कंबस्शन रिएक्शन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, बट सम सेल लिव वेयर द ऑक्सीजन मे नॉट अवेलेबल। कैन यू थिंक सच सिचुएशन, कोई ऑर्गेनिज्म जहाँ ऑक्सीजन कम है? देयर आर द सफिशेंट रीज़न टू बिलीव डैट द फर्स्ट सेल जो अर्थ पे आए थे वो बिना ऑक्सीजन के थे। इवन अमंग प्रेजेंट डे के ऐसे ऑर्गेनिज्म है बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं, उनको एनारोबिक कहते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म आर फैकल्टेटिव एनारोबिक, पूरे ही बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करते हैं। वाइल अदर आर ऑब्लिगेटरी, यानी ऑक्सीजन में भी रह सकते हैं, बिना ऑक्सीजन के भी। इन केस ऑफ एनी केस में ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी सेल के अंदर होती है जो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देती है पार्शली विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन की हेल्प।
ऑक्सीजन की हेल्प के बिना भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, ग्लूकोज पार्शली होता है। दिस ब्रेक डाउन ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन टू द पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन का। इसके ऊपर मैंने आपको वीडियो दिया था, वो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस है क्या। तो चलिए, जो वेरी फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म का, फर्स्ट इज़ द ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो है ये वर्ड ग्रीक का वर्ड है ग्लाइको, शुगर है, लाइसिस है स्प्लिटिंग। सो स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस थी, इसको गिवन किया था गस्टाव इम्बेडन, ओटो मेयरहोफ, जे परनास। तो इसलिए इसको EMP पाथवे कहते हैं, एम्बेडेड मेयरहोफ परनास साइकिल। एनारोबिक है, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में इट इज़ द ओनली प्रोसेस है। ग्लाइकोलाइसिस अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल एंड is present in all the living organism. So in this process the glucose undergo partial oxidation to form the two molecule of pyruvic acid. So in plant this glucose derived from the sucrose की ब्रेकडाउन से ग्लूकोज बनता है, विच इज़ देन द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट है। फ्रॉम द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट द सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज बाय एंजाइम इन्वर्टेज, इसको चेंज कर देता है। ये दो मोनोस्क्राइड जो हैं रेडली इंटर कर जाते हैं ग्लाइकोलिटिक पाथवे में। ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड टू गिव द ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। अभी ज़्यादा जो यहाँ लिखे हैं उसको ना देखते हुए सीधा इसके साइकिल पे आ जाते हैं। यहाँ बात करते हैं, ग्लूकोज है, पहले ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा विद द ATP फर्स्ट स्टेप। फिर इसकी आइसोमराइजेशन होगी, फ्रैक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ATP लेगा, फ्रैक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट बन जाएगा। फिर उसके बाद इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी, 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड बन जाएंगे, ट्राइओज फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, DHAP इसको कहते हैं शॉर्टकट। तो रिवर्सिबल है, स्प्लिटिंग होती है। उसके बाद ज़्यादा जो इक्विलिब्रियम है इस कंडीशन के ऊपर वेरी करता है। फास्फोग्लिसरिक एसिड PGA जो है 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड, इधर रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम ज़्यादा होता है तो इसलिए ज़्यादा चांसेस होते हैं यही बनेगा। तो ये जो है इधर शिफ्ट कर जाता है, फिर सारा रिएक्शन यहाँ चलता है। तो यहाँ क्या बनेगा, 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड, फिर यहाँ NAD आएगा, NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बनेगा 1,3-बिस-फास्फोग्लिसरिक एसिड। फिर यहाँ एक फास्फेट निकल जाएगा, ATP मॉलिक्यूल निकलेगा जो है ट्राइओज फास्फेट 3-ग्लिसरिक एसिड। फिर यहाँ पे बनेगा 2-फास्फोग्लिसरेट, फिर पानी बाहर निकलेगा, डिहाइड्रेशन होगी, डेट इज़ फास्फोफिनोल पायरुविक एसिड। फिर यहाँ से ATP निकलेगा, फिर बनेगा पायरुवेट। तो पायरुवेट एक के यहाँ बन रहा है, फिर अदर द्वारा ये स्टार्ट करेगा तो फिर यहाँ पायरुवेट बनेगा, यानी ये रिएक्शन 2 बार होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे उन्होंने इनके जो एंजाइम हैं वो साथ में लिखे नहीं है, तो वो आपने नोट कर लेने हैं। ये आपको मैंने सारा बता दिया, ये आपने याद कर लेना है। सो डिटेल मैंने एक वीडियो आपको दी होगी, उसको आप देख लेना, तो वो आपको प्रोवाइड करवा देगा पूरा एंजाइम के बारे में। ये जो है कन्वर्जन ऑफ द ये जो BPGA बिस-फास्फोग्लिसरिक एसिड टू 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है। दिस एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय ATP इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ PEP टू पायरुविक एसिड। एक यहाँ पे एनर्जी मिलती है। कैन यू देन कैलकुलेट हाउ मैनी ATP मॉलिक्यूल जो है बनते हैं। पायरुविक एसिड जो है की प्रोडक्ट है इसका। व्हाट इज़ द मेटाबॉलिक फेट, क्या है इसका, कहाँ इंटर करेगा। सो देयर आर द 3 मेजर वे इन विच द डिफरेंट सेल हैंडल द पायरुविक एसिड इन ग्लाइकोलाइसिस। दे आर द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें इंटर करता है फर्मेंटेशन जो टेक प्लेस अंडर द एनरोबिक कंडीशन इन मैनी प्रोकैरियोट एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हमें एक क्रेब्स साइकिल की ज़रूरत पड़ती है जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसके लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं। फर्मेंटेशन जैसे फंगस में, जीस्ट में होती है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की, जो कि एनारोबिक कंडीशन में होता है। सो वेयर द पायरुविक एसिड को हम कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल इथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं। एंजाइम्स पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज इन रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म लाइक सम बैक्टीरिया जो हैं प्रोड्यूस करते हैं लैक्टिक एसिड पायरुविक एसिड से,
स्टेप इसमें दिए गए हैं। एनिमल सेल भी इसमें काम करते हैं, जैसे मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है, बिन ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है मसल कंट्रैक्शन में, तो पायरुविक एसिड जो है लैक्टिक एसिड में रिड्यूस हो जाता है बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। फिर यहाँ पे NADH ये बनते हैं विच इज ऑक्सीडाइज टू NAD इन बोथ प्रोसेस। बोथ द लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन इज़ नो मच एनर्जी रिलीज, इसमें इतनी एनर्जी नहीं निकलती, लेस देन इवन 7% ऑफ एनर्जी ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है उसकी एनर्जी काफ़ी कम निकलती है यहाँ पे। आल्सो द प्रोसेस इज हजार्डियस आइदर एसिड और अल्कोहल प्रोड्यूस। तो व्हाट इज़ द नेट ATP सिंथेसाइज, यहाँ आप कैलकुलेट कर सकते हो। बिन 1 मोलिक्यूल ग्लूकोज फर्मेंट होता है लैक्टिक एसिड में कितनी होती है, जीस्ट पॉइजन देन सेल्फ डेथ हो जाती कईयों की। अल्कोहल जो है जब इसकी कंसनट्रेशन 13% मिल जाए तो जीस्ट ख़त्म हो जाता है। वट देन वुड बी द मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन बीवरेज, कितनी होनी चाहिए। ये अपने सारा आपकी असाइनमेंट वर्क है, सोचने वाली बात है। वट देन इट द प्रोसेस बाई विच द ऑर्गेनिज्म कैन कैरी आउट द कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज की कौन सी प्रोसेस है यहाँ पे, तो उसके लिए आपको एरोबिक रेस्पिरेशन में इंटर करना होगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। और एरोबिक रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है जिससे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है ऑर्गेनिक सब्सटेंस की इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, से या कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकलेगा एंड ATP निकलेगा। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज मोस्ट कॉमन इन हायर ऑर्गेनिज्म। वी विल लुक एट दीज प्रोसेसेस इन द नेक्स्ट सेक्शन, आगे आप इसमें देख पाओगे। सो यहाँ देखिए आप, ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज के ग्लिसर है 3-फॉस्फेट NADH, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोफिनाइल पायरुवेट, यहाँ पायरुवेट बन गया। NADH से NADH ऑक्सीडाइज होके लैक्टिक एसिड, फिर यहाँ इथेनॉल बन गया। ये जीस्ट के अंदर रिएक्शन होती है, इसमें एंजाइम भी हैं, एंजाइम साथ में दिए हुए नहीं हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जो आपने याद रख लेने हैं एंजाइम। जो यहाँ पे हम बात कर रहे थे डिहाइड्रोजनेज एंड पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, इनको आपने याद करना है। तो यहाँ पे जो आपकी प्रोसेस है ये ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के आपने सारे स्टेप याद कर लेने हैं। अगर मैं इन स्टेप को काउंट कर लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 9, किसी बुक में 10 लिखे हैं किसी में 9, तो 9 और 10 जो स्टेप हैं इनका पर्टिकुलर एक नेम है, इनके पर्टिकुलर एंजाइम है, वो आपको मैं डिटेल में बता दूंगा। ये सिर्फ NCERT है, तो सिर्फ जो NCERT में वही आपने फोकस करना है, तो ये भी आपने दिमाग में रखना है। तो इसके आपने एंजाइम याद कर लेने हैं सारे। तो एरोबिक जो रेस्पिरेशंस है टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। फाइनल प्रोडक्ट जो ग्लाइकोलाइसिस का पायरुवेट है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया के। तो ये क्रूशियल इवेंट है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो पायरुविक एसिड की है, स्टेप वाइज रिमूवल होता है हाइड्रोजन एटम का, लिविंग द कार्बन डाइऑक्साइड, पासिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन रिमूव एज द पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, साइमल्टेनियसली ATP बनती है। सो व्हाट इज़ द इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द फर्स्ट प्रोसेस टेक प्लेस इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वाइल द सेकेंड जो है वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर चलती है। पायरुविक जो है इट इज़ फाउंड इन द ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म, तो कार्बोहाइड्रेट के सेल के साइटोप्लाज्म में होता है ये सारा ग्लाइकोलाइसिस। फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर जाना शुरू कर देता है बाय ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बाय कम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन। देयर एंजाइम है यहाँ पे पायरुविक डिहाइड्रोजनेज। तो द रिएक्शन जो कैटालाइज बाय पायरुविक डिहाइड्रोजनेज, तो यहाँ पे सेवरल कोएंजाइम चाहिए जैसे NAD एंड कोएंजाइम A, तो फिर यहाँ बनेंगे एसिटाइल कोएंजाइम A। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 molecule ऑफ NADH आर प्रोड्यूस मेटाबॉलिज्म एंड 2 molecule ऑफ पायरुविक एसिड जो हैं ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। सो एसिटाइल कोएंजाइम इंटर करता है साइकिल में, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में, PCA साइकिल कहते हैं। हैंस क्रैब ने इसको इन्वेंट किया था। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। यानी इसके ऊपर ये लिंक रिएक्शन है, ये आपने याद करना है। यानी ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो वो माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है पायरुवेट, डायरेक्टली इंटर नहीं करता, पहले लिंक रिएक्शन होता है। तो इसको आपने लिंक रिएक्शन करना है, इसको कहते हैं डीहाइड्रोजनेशन। पूरी रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन है डीहाइड्रोजनेशन। तो इसमें 2 molecule ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम बनते हैं। इसलिए क्रैब साइकिल 2 बार चलता है, ये भी आपने याद करना है। तो अभी क्रैब साइकिल के ऊपर बात करते हैं। इसको TCA या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं, क्योंकि इसमें
क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ एसिड अल्कलाइन विद अज़ैलिक एसिड, फिर से सिट्रिक एसिड बनता है। सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं, इसलिए इसका नाम TCA साइकिल है। कैटलाइज बाय एंजाइम सिट्रेट सिंथेसिस एंड मॉलिक्यूल ऑफ CO जो है रिलीज हो जाता है। सिट्रेट है देन आइसोमराइज आइसोसिट्रेस फॉलोवर्ड बाय 2 सक्सेसिव स्टेप डीकार्बोक्सिलेशन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। जो सारी जितनी भी कहानी है यहाँ आपको बोल के सुना रहा हूँ, ये पूरी ब्रीफ है, याद कर लेनी है आपने। सो रिमेनिंग स्टेप जो है सिट्रिक एसिड साइकिल है, सक्किनल कोएंजाइम जो है ऑक्सैलो एसीटेट में हो जाएगा। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्किनल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड GTP बनता है। दिस इज़ द सबस्ट्रेट लेवल ऑफ द फॉस्फोराइलेशन, यानी जब प्रोसेस में ATP निकलता है उसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। इन द कपल डायरेक्शन GTP जो कन्वर्टेड होता है GDP में, फिर यहाँ पे ATP भी बनती है। आल्सो देयर आर द 3 पॉइंट जो साइकिल के NADH जो NADH में रिलीज़ हो जाता है, FAD FADH2 में रिलीज़ हो जाता है। कंटिन्यूज जो एसिटाइल कोएंजाइम है वह TCA साइकिल रिक्वायर द कंटिन्यूज रिप्लेनिशमेंट ऑफ ऑक्सैलो एसिडिक एसिड। इसके लिए पर्टिकुलर चाहिए होता है सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में। फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल इन एडिशन आल्सो रिक्वायर्ड द रीजनरेशन ऑफ NAD FAD टू NADH FADH2 ये भी हमें चाहिए होता है। तो यहाँ आपने याद कर लेना है। ये आपके पास पायरुविक एसिड आ गया 3 कार्बन वाला, एसिटाइल कोएंजाइम बन गया 2 एंजाइम वाला, ये लिंक रिएक्शन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होगा। फिर यहाँ इंटर कर गया माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सैलिक एसिड 4 कार्बन, कोएंजाइम 2 6 कार्बन वाला बन गया ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। फिर यहाँ पे रिएक्शन चल रही है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, मालिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। तो यहाँ पे काफ़ी स्किप किया हुआ है, ये काफ़ी ब्रीफ में बनाया हुआ है। मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा एक शॉर्टकट जिससे आप याद रख पाओगे पूरा क्रैब साइकिल, एक लाइन बनी हुई है। तो शायद मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं वो वीडियो भी आपको लिंक में दे दूंगा, उससे देख लेना, आपको पूरा क्रैब साइकिल डिटेल में पता चल जाएगा। तो वी ऑल हैव टिल नो, अगर हम देखें पायरुविक एसिड में क्या हो रहा है, 4 NAD FD 2 वाटर ADP, तो क्या बन गया 3 कार्बन डाइऑक्साइड 4 NADH FADH2 और ATP। तो एक स्टेप में इतना चलता है। तो हमारे पास 2 बार रिएक्शन चलती है, इसलिए यहाँ पे 8 NADH बनेंगे तो 2 FADH2 बनेंगे, ये आपने याद कर लेना है, ये भी आपको बता देंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, फिर एंड में ATP बनता है। तो यहाँ भी पूरा ATP नहीं बन रहा, यहाँ जो हमारे पास NADH बन गया FADH2 बन गया, ये हमारे पास एनर्जी रिच कंपाउंड है, जे डायरेक्टली ATP नहीं बनाएंगे, इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर करेंगे। एक आपको बात बता दूं, जो NADH2 है, एक जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर करता है तो 3 ATP देता है, और FADH2 है जो ये 2 ATP देता है। तो ये आपने याद करना है, आगे हम करेंगे पूरा डिटेल में। थैंक यू वेरी मच इतना क्लियर करने के लिए। चलिए, जो नेक्स्ट आपका है बहुत ही कंफ्यूजिंग एंड टेक्निकल टॉपिक है ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो फ्रेंड्स, कल हम फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, उसमें मैंने साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया था। तो उसमें भी ATP बनती है, इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, हाइड्रोनियम आयन निकलते हैं, फिर ADP से ATP बनता है। सेम चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, बट जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ATP बनता है उसको हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो इसमें कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये आपने याद रखना है, क्योंकि इसमें हमारी ऑक्सीजन जो है यूटिलाइज होती है। कैसे होती है अभी हम बात करेंगे। सो अब क्रैब साइकिल हो गया। क्रैब साइकिल के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ETS। फॉलोइंग स्टेप रेस्पिरेटरी प्रोसेस रिलीज एंड यूटिलाइज एनर्जी जो NADH एंड FADH2 में है। दिस इज अकम्प्लिश व्हेन दे आर ऑक्सीडाइज थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉन आर पास टू द ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो वाटर के ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोनियम आयन जुड़ के पानी बना देते हैं। द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन पास टू वन कैरियर टू अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। सो यहाँ फिगर दिया आगे देखोगे। इट इज़ द प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की मैं बात करूँ, ये आपका वाई मेम्ब्रेन सिस्टम है, ये आउटर मेम्ब्रेन है या इनर। ये इनर मेम्ब्रेन की बात कर रहा है। यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं, प्रोटीन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कराते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH, अभी ध्यान से देखिएगा, प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ड्यूरिंग द सिट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज
बाय NADH डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स 1, ये होता है इनर मेम्ब्रेन में। इलेक्ट्रॉन आर देन ट्रांसफर टू यूबिक्विनिन होता है, उसके साथ में यूबिक्विनिन आल्सो रिसीव रिड्यूसिंग FADH के भी रिसीव करता है तो NADH के भी रिसीव कर लेता है। ये दूसरा कम्प्लेक्स है, पहला कम्प्लेक्स था NADH, ये दूसरा कम्प्लेक्स है FADH2। दिस जनरेटेड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ द सक्सीनेट टू द सिट्रिक एसिड। तो यहाँ जब FADH2 बनता है, सक्सीनिक एसिड से मैलिक एसिड बन रहा है, फिर FADH2 बनता है। द रिड्यूस जो यूबिक्विनिन है इज़ देन ऑक्सीडाइज, फिर इसमें पहले इलेक्ट्रॉन आया, रिड्यूस हो गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट दे देगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन अपने दे देगा साइटोक्रोम C को बाय साइटोक्रोम B1। थर्ड कम्प्लेक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का। साइटोक्रोम C स्मॉल प्रोटीन होता है अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, एक्ट एज द मोबाइल कैरियर फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बिटवीन सिस्टम 3 एंड 4। जो एक मोबाइल कैरियर होता है 3 एंड 4 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है। सो द कम्प्लेक्स 4 आ जाता है आगे। साइटोक्रोम C ऑक्सीडाइज करता है, तो साइटोक्रोम्स A3 जिसके 2 कॉपर सेंटर होते हैं। सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर बाय 1 to 4, 4 के आगे ना इसके चेन होती है, पूरी बन जाती है। दे आर कपल टू ATP सिंथेसिस कम्प्लेक्स लास्ट में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP फ्रॉम ADP। सो द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। सो यही मैं आपको बता रहा था, जो NADH मॉलिक्यूल है 3 ATP देगा, FADH2 2 देगा। ऑल दो द एरोबिक प्रोसेस रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज। लास्ट के लिए ही ऑक्सीजन का रोल है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल है सिंस इट्स ड्रा द होल प्रोसेस बाय रिमूविंग द हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंड में ऑक्सीजन चाहिए, बट पूरा जो स्टेप करवाने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि इसके जो एंजाइम है क्रेब्स साइकिल के हैं वो ऑक्सीजन में ही काम करते हैं। ऑक्सीजन एक्ट एज अ फाइनल हाइड्रोजन रिसेप्टर unlike photophosphorylation where it is the light energy is utilized for production of proton gradient. In respiration it is required oxidative reduction utilized by same process. It is for this reason it is called oxidative phosphorylation, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन यूज़ हो रही है। You have already studied about the mechanism of membrane link ATP synthesis, जो आपने कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में, मिचल ने दिया था वो, तो यही यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पहले एक मिनट यहाँ देख लीजिए क्या हो रहा है। ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, इधर बाहर की मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन आ गई माइटोकॉन्ड्रिया की, इधर साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पे NADH आएगा, पहले FMN को देगा, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कैरियर है, फिर FES क्विनीन को देगा, यूबिक्विनिन हाइड्रोक्विनिन में कन्वर्ट होगा, फिर साइटोक्रोम B FSS यूबिक्विनिन हाइड्रोक्विनिन बन जाएगा, फिर साइटोक्रोम 1 A3 साइटोक्रोम C। तो लास्ट में जो साइटोक्रोम A3 आएगा, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन आएगी, इलेक्ट्रॉन आ गए और साथ में हाइड्रोजन आ गई, तो ये वाटर यहाँ से रिलीज होगा। ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ये एक सिंप्लीफाइड बताया हुआ है, हायर जो बुक्स हैं इसमें मोर कम्प्लेक्स होगा, बट अगर आप इसको याद कर लोगे तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। ये आप यहाँ से याद कर लीजिए। सो कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, NADH को FMN को जाते हैं, फिर FEH ये यहाँ पे आ गया और ऐसे इलेक्ट्रॉन पास करेंगे। अब यहाँ पे ये बात कर रहा है जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो ATP कैसे बनेगी। जो लास्ट कम्प्लेक्स हैं, इट कंसिस्ट ऑफ द मेजर कंपोनेंट F1 एंड F0 पार्टिकल, यानी मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की इस तरह की होती है। यहाँ ऐसे क्रिस्टे बने होंगे। क्रिस्टे को अगर मैं देखूँ, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का वीडियो दिया था, तो यहाँ पे ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको ऑक्सीसोम कहते हैं। ऑक्सीसोम है, इसके अंदर ही ATPase एंजाइम होता है, ये आपने याद करना है। ये इनर मेम्ब्रेन के साथ ही बने होते हैं। तो F1 ये हेड है, F0 इसकी बेस है। F0 इंटीग्रल मेम्ब्रेन कम्प्लेक्स है, डेट फॉर्म द चैनल बना देता है। पासेज ऑफ प्रोटोन थ्रू द चैनल्स कपल्ड विद द कैटालिटिक साइट, यहाँ पे ATPase एंजाइम होता है, सेम होता है यहाँ पे। फिर जब प्रोटोन यहाँ पे जंप करेंगे आउटर मेम्ब्रेन से इनर को, तो ADP से ATP बन जाएगा। तो ऐसे यहाँ ATP बनती है। उसके बाद है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट है कितनी एनर्जी लगती है, कितनी एनर्जी मिलती है। सो देयर इज द सिक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे फंक्शनिंग वन स्टेट सबस्टेट फॉर्मिंग नेक्स्ट विद ग्लाइकोलाइसिस TCA ETA साइकिल आफ्टर वन अनदर चलता रहता है। NADH सिंथेसाइज होता है ग्लाइकोलाइसिस में, ट्रांसपोर्ट हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कराता है।
None of the intermediate in the pathway are utilized to synthesize any other compound. Only glucose being respired. No other alternative substrate यहाँ enter नहीं करता, सिर्फ ग्लूकोज की बात की है. But this kind of assumption is not really valid in all living. All the pathway work simultaneously, do not take place one after another. तो सीधे चलते हैं, इसमें कोई बैक गैप नहीं होता. तो सबस्ट्रेट इंटर द पाथवे आर विड्रॉन फ्रॉम इट हैज़ बिन नेसेसरी. निकल भी जाते हैं सबस्ट्रेट, जब इसकी ज़रूरत हो तो इंटर भी कर जाते हैं. एटीपी यूटिलाइज हो जाती है जब इसकी ज़रूरत होती है. एंजाइमेटिक रेट जो कंट्रोल करता है काफ़ी तरीक़ों से. दैट इट इज़ यूजफुल टू डू द एक्सरसाइज, अप्रिशिएट द ब्यूटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द लिविंग सिस्टम. ये हमने यहाँ से पता चलता है नेचर ने कैसे बैलेंस बनाया है. जितना हमने इसको स्टेप बाय समझा है इतना स्टेप बाय चलता नहीं है, ये बहुत फास्ट सीक्वेंशियल स्टेप बाय चलती है, फास्ट एक्शन होती है. सो नेट गेन अगर बात करें तो हमें 36 ATP बनेंगे पूरी अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की रेस्पिरेशन होगी. ये आपने याद कर लेना है. तो लेट अस कंपेयर विद फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन जो है पार्शियल ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज की. तो इसमें जो एरोबिक है इसमें पूरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकलेगा. फर्मेंटेशन में नहीं निकलेगा, वहाँ अल्कोहल बनेगा या एसिड बनेगा. फर्मेंटेशन में नेट गेन जो है ओनली 2 ATP, 2 ही बनते हैं, पर यहाँ पे ज़्यादा बनते हैं. NADH ऑक्सीडाइज NAD यहाँ फर्मेंटेशन में हो जाता है, बट ये आगे काफ़ी काम देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में. उसके बाद है एम्फीबॉलिक पाथवे. ग्लूकोज जो फेवर्ड बाय सबस्ट्रेट रिएक्शन. ऑल द कार्बोहाइड्रेट आर यूजली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बिफोर दे आर यूज इन रेस्पिरेशन. कार्बोहाइड्रेट पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ग्लूकोजिनोलाइसिस कहते हैं उसको. अदर सबस्ट्रेट कैन आल्सो रिस्पायर, हैव बीन मेंशन्ड अर्लियर. तो यहाँ पे ग्लूकोज की ही बात की है. और फैट्स की बात करें, फैट वुड बी नीड टू ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. फैटी एसिड जो है रेस्पायर होकर एसिटाइल कोएंजाइम बनाते हैं, ये मेन है. ग्लिसरॉल जो है इंटर करता है पाथवे में, कन्वर्ट इनटू फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड. प्रोटोन भी डिग्रेडेटेड बाय प्रोटीज एंजाइम अमीनो एसिड से फिर यहाँ पे कोएंजाइम ये बनाएंगे. इतना कहने का मतलब क्या है, चाहे कोई फैट्स हो, प्रोटीन्स हो, एसिड हो या कार्बोहाइड्रेट तो हमने किया है, तो एंड में जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो एसिटाइल कोएंजाइम है. इसकी मेन बात कर रहे हैं. सिंस रेस्पिरेशन ब्रेकडाउन प्रोसेस है, रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है ट्रेडिशनली इसको कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते थे, एंड रेस्पिरेशन पाथवे जो कैटाबॉलिक है. बट दिस अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट. वी हैव डिस्कस अबव एट द पॉइंट रेस्पिरेशन पाथवे जो हैं डिफरेंट सबस्ट्रेट पे काम करते हैं. व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज very compound that to be withdrawn from the respiratory pathway for synthesis is said to be substrate. Hence fatty acid would be broken down to acetyl coenzyme before entering the respiratory substrate. But when the organism needs synthesize the fats, acetyl coenzyme will be withdrawn from the respiratory pathway, फिर यहाँ से फैट बन जाएगी. Similarly, during the breakdown and synthesis of protein, respiratory immediate जो intermediate link हो जाते हैं, joining हो जाती है. फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कैटाबॉलिज्म एंड सिंथेसिस द एनाबॉलिज्म. बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी पाथवे में दोनों ही चीज़ें चलती हैं, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, इसलिए हम रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं, एम्फीबॉलिक पाथवे रेदर देन कैटालिटिक वन. कैटाबॉलिक नहीं सिर्फ कहेंगे, इसको एम्फीबॉलिक भी कहेंगे. यानी इसमें सिंथेसिस भी होती है, यानी इसके सबस्ट्रेट सिंथेसिस बनाने में भी चले जाते हैं, ब्रेक डाउन तो होते ही हैं. तो ये सेल की रिक्वायरमेंट है. तो ये ट्रेडिशनली हम कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते थे और इसको कैटाबॉलिक नहीं कहेंगे. तो यहाँ देख लीजिए जो फेट दिया हुआ है आपके पास कोएंजाइम का, फैट्स हैं, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज बन गया, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन के अमीनो एसिड. यहाँ लिंक करके पायरुविक एसिड, ग्लाइकोलाइसिस में एसिटाइल कोएंजाइम बन गया. यहाँ से भी एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, यहाँ से भी एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा. पर एक क्रैब साइकिल में जाएंगे, क्रैब साइकिल के बाद ETCS साइकिल जाएगा, फिर वहाँ पे ATP बनेंगे. ये आपको यहाँ से पता चल रहा है सेंट्रल रोल क्या है उसका, एसिटाइल कोएंजाइम का. ये आप याद रख लीजिए दिमाग में. और रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट लास्ट में, नंबर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यूज एंड ऑक्सीजन इवॉल्व्ड, उसको कहते हैं RQ वैल्यू. कार्बोहाइड्रेट जो हैं इसकी RQ वैल्यू 1 है, और क्योंकि जितने ऑक्सीजन यूज़ होते हैं उतने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं. ये कार्बोहाइड्रेट की हैं. उसके बाद यहाँ पे आ रही है फैट्स की लेस देन 1 है. प्रोटीन जो है इसकी 0.9 होगी, ऑर्गेनिक एसिड की ज़्यादा होगी. तो दिस इज़ द RQ वैल्यू. तो फ्रेंड्स कैसा वीडियो लगा जी, रेस्पिरेशन का ब्रीफ इसमें चैप्टर दिया हुआ है, बट ये काफ़ी डिटेल वाला चैप्टर है.
तो इसके मैंने जो डिटेल आपको वीडियो प्रोवाइड करवाए हैं वो आप देख लेना। लिंक में आपको ग्लाइकोलाइसिस की वीडियो भी दे दूंगा, वो भी देख लेना। क्रैब साइकिल की भी मिल जाएंगी विद शॉर्टकट। तो आपने दिमाग में रखना है, और डिफरेंस बिटवीन क्रैब साइकिल एंड TCA साइकिल वो भी आपने पढ़ लेना है। तो थैंक यू वेरी मच। इसमें इतना आउटपुट के बारे में बात नहीं की गई, सिर्फ एंड में बताया है कि 36 ATP बनते हैं, कैसे बनते हैं ये आपको समझा दिया है। और इसमें एक स्किप और भी है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है उसके एंजाइम नहीं बताए, ये आपने याद कर लेने हैं। 8-9 स्टेप जितने भी उसके पर्टिकुलर एंजाइम हैं, ये आपको मैंने वीडियो जो लिंक दिया है नीचे देख लेना, उसमें पता